हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम सी ए राहुल अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड क्लासेस। हम लोग क्लास 12th के अकाउंट्स की रिवीजन कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पार्टनरशिप की रिवीजन करी थी। आज की क्लास में मैं आप लोगों को थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बहुत सिंपल चैप्टर है और इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने चैप्टर पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। देखिए, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत बार पहले भी पढ़ी है। क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट। उसमें हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को कहा जाता था। पार्टनरशिप के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ कुछ हमने पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनाने को कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब्ड है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में इसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। इसमें हम दाएं बाएं नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में कैश और डेटर्स, आप चाहे कैश ऊपर लिख दो या डेटर्स ऊपर लिख दो, लिखोगे तो असेट साइड पे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी में फर्क पड़ेगा। कंपनी में एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है कंपनीज एक्ट में, उस फॉर्मेट को हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी का जो फॉर्मेट है, अब हमें उसको फॉलो करना है। जो फॉर्मेट बैलेंस शीट के लिए दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दे रखा है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बोलते, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो पाए इस चैप्टर को रिवाइज करा दें आज की क्लास में, और क्लास छोटी से छोटी रहे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। एक तो आ सकते हैं प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीछे जो स्कैनर दे रखा है उसको बिना पढ़े मत जाना। स्कैनर पे थ्योरी का स्कैनर अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है, उसको कवर कर लेना। बाकी हम लोग एक दो एमसीक्यू की क्लास करके उसको डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन आपको भी पता है सारा कवर नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो पाए, तो आपको स्कैनर भी देख लेना। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है कि हमारे को सीक्वेंस लिखने को आ सकती है, मतलब फॉर्मेटिंग। जैसे वो आपसे कह दे कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है और किस सीक्वेंस में आता है, वो लिखो। तो आपको 4 तरीके की सीक्वेंस दे रखी होगी, कहेगा कि इनमें से टिक करो, तो सीक्वेंस आ सकती है। क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, तो सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरे तरीके के जो क्वेश्चन और जो लगते हैं कि आने के चांस ज्यादा है, वो है कि हेड और सब हेड को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से हेड में है या कौन से सब हेड में फॉल कर रही है हमारी चीज। जैसे आपको कह दे कि क्रेडिटर, वो कौन से मेन हेड में आएंगे या सब हेड में आएंगे। तो मेन हेड हो गया करंट लायबिलिटीज और सब हेड हो गया ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये एग्जांपल दिया मैंने। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इवन स्कूल्स के अगर प्री बोर्ड भी देखें हम, ज्यादातर स्कूल्स में इस तरीके के क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो आइए बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर चलते हैं जल्दी से। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कहां पर दे रखा है, वो दे रखा है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। हम इसको ऐसे लिखे, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। और P&L का जो फॉर्मेट है वो दे रखा है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। किसका शेड्यूल, किसका शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल की। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। ये आपको इसलिए याद रखना है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। आपको 4 ये लिखकर दे दे कि पार्ट 1 शेड्यूल 3, पार्ट 2 शेड्यूल 1, पार्ट 3 शेड्यूल 1। इस तरीके से कंफ्यूज करके दे दे कि बैलेंस शीट कहां पर प्रिस्क्राइब्ड है कंपनीज एक्ट में। तो आपको याद रखना है कहां पर प्रिस्क्राइब्ड है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर चलते हैं।
इसमें जो बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट की होती है। सबसे पहले सारी लायबिलिटीज आती हैं, जब वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद असेट शुरू होती है। ठीक है, लायबिलिटीज हेड को अगर हम देखें तो लायबिलिटी को का जो हेड है मेन, मतलब जो लायबिलिटी का नाम है वो यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या नाम है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर 4 मेन हेड्स आते हैं। लायबिलिटीज के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर 4 मेन हेड्स आते हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज और चौथा करंट लायबिलिटीज। ये मेन हेड्स हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। फिर आते हैं असेट्स। असेट्स में 2 मेन हेड है, एक नॉन करंट असेट और एक करंट असेट। फिर इनके अंदर अंदर सबके सब हेड्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले मेन हेड पर चलते हैं। मैंने क्या बताया था? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड होते हैं। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अब हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि ऊपर से, जिसे कि चैप्टर ये फॉर्मेट भी एक बार रिवाइज हो जाए हमारा। और इसमें क्या आता है, मतलब जो मैंने तीसरे तरीके के क्वेश्चन लिखे थे ना कि आइटम्स इंक्लूडेड, मतलब मेन हेड या सब हेड क्या होगा, तो उसका भी एक आपको आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया शेयर होल्डर फंड में क्या सब हेड है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों आएगी। और क्या याद रखने वाली बात है, शेयर कैपिटल के अंदर ही लेस कॉल्स इन अरियर्स करते हैं। आपको अगर आपने शेयर कैपिटल अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर भी बैलेंस शीट में बताया जाता है कि कॉल्स इन अरियर को लेस करते हैं हम शेयर कैपिटल से, ऐड करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये सब हम शेयर कैपिटल में ही करते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कॉल्स इन अरियर कौन से मेन हेड और सब हेड में आती है, क्या जवाब देंगे हम? कॉल्स इन अरियर का सब हेड है शेयर कैपिटल और मेन हेड है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये याद रखोगे। आप अपने सामने बैलेंस शीट खोल के रख लो तो और अच्छे से समझ में आएगी ये वाली क्लास। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस एज द नेम सजेस्ट, रिजर्व्स और सरप्लस। तो उसमें रिजर्व्स कौन से आएंगे? सारे रिजर्व्स, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, सब तरीके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, ये सारे रिजर्व्स आएंगे। एंड सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है? सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट जो बच गया, जो आपने किसी को बांटा नहीं, लास्ट में जो बच गया। तो या तो सरप्लस ही वर्ड दे दे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सरप्लस का। सरप्लस को ऐसे भी बोलते हैं हम लोग क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला जाता है सरप्लस को। सरप्लस की जगह अगर डेफिसिट है, लॉस है, तो उसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर डेबिट बैलेंस है, देखो ये याद रखना, रिजर्व से सरप्लस में प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन अगर लॉस है तो भी रिजर्व से सरप्लस के हेड में आएगा, ऑल्दो को माइनस होगा वहां से। ठीक है, वो प्लस की जगह क्या होगा? माइनस होगा वहां से। तो मैंने क्या बताया, रिजर्व से सरप्लस में प्रॉफिट्स ऐड होंगे, लेकिन अगर लॉस हुए तो वो उसमें से माइनस होंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। सीक्वेंस में तो याद रखना है कि ये कहां पर फॉल करता है, मतलब शेयर होल्डर फंड में आता है ना तीसरे नंबर पर, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, क्यों होता है। पहला हेड समझ में आया, चलते हैं अगले पे। उसमें तो कुछ है ही नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब पैसा आया हुआ पड़ा है, अभी हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए। ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, पूछा नहीं जा सकता इसके बारे में, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें तो पूछने वाला। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई सबहेड ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या फर्क है, चलते हैं इस पर। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है और जनरली सबके माइंड में एक चीज रहती है,
करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं। यही आपको सबको पता है जनरली, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या फर्क है? देखिए, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी तो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर पे हो जाए। अगर 12 के अंदर ना भी हो, अगर वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल में भी पे हो जाए, कंपनीज के केस में एक और टर्म आ गई, क्या आ गई? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन भी पे हो जाएगी तो भी वो करंट लायबिलिटी। अभी मैं समझाता हूं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो लेकिन इसमें दो ऑप्शंस दिए, क्या क्या? या तो विद इन 12 मंथ्स हो जाए पे, और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो जाए। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो कोई बात नहीं, उस लायबिलिटी को क्या लिख दो? करंट लायबिलिटी। दोनों में से ही कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, देन वो बनेगी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा अभी आपको ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है हमने कैश कब इन्वेस्ट किया। कैश मतलब अमाउंट, जरूरी नहीं नगद ही होना चाहिए, पैसा कब इन्वेस्ट किया और कब वो पैसा रियलाइज हो रहा है हमें। पैसा फंसने से लेकर पैसा वापस आने तक का जो पीरियड है वो कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया। क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। कहां पर रखा रहा वो? कुछ दिन, 2 4 5 दिन, जितना भी फैक्ट्री में रखा रहा। फिर उसको यूज में लाए, उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाना शुरू हुआ। तो जब बनाना शुरू हुआ कुछ दिन उसमें लगेंगे, तो वो एक फॉर्म ले लेगा अपनी, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। ठीक है, जैसे गाड़ी अगर बन रही है तो गाड़ी के रॉ मटेरियल, पहले रॉ मटेरियल रखे थे, अब गाड़ी के अंदर वो लग रहे हैं, उसके अंदर लगे हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद जब बनकर तैयार हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड बनने के बाद वो हमारे आउटलेट में जाएगा। जब उसकी डिमांड करेगा कोई तो वो बिक जाएगा। बिकने के बाद हो सकता है पैसे हाथ की हाथ ना मिले, वो बन जाए हमारा डेटर। फिर ये डेटर से हम कैश क्या कर लें? रिलायंस। हमने यहां पर पैसा लगाया था, यहां पर पैसा वापस मिल रहा है। दिस पीरियड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। ये पीरियड कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आया आप लोगों को? तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन भी हम करंट अपनी लायबिलिटी को पे कर देंगे तो वो लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम अगर अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को रखें 14 मंथ्स का, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है, किसी ने कहा हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ्स की। अब एक लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को मैं 13 मंथ्स में पे करूंगा। अभी करी नहीं है, क्योंकि अगर कर ही दी होगी तो वो लायबिलिटी कैसे बनेगी? ये बात चल रही है, पता है कब? ये सब कब सोच रहे हैं? ये हम बैलेंस शीट डेट, रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट डेट पर सोच रहे हैं 31 मार्च को, कि 31 मार्च से कितने महीने बाद पे करेंगे। तो 31 मार्च से अगर हम उसको 13 महीने बाद पे करने वाले हैं, पहली कंडीशन थी क्या थी? कि 12 में करेंगे, कर रहे हैं क्या? नहीं, 12 में तो नहीं कर रहे। विद इन ऑपरेटिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, ऑपरेटिंग 14 मंथ्स की, उसके विद इन तो कर देंगे। ठीक है, फिर ये करंट लायबिलिटी, फिर ये करंट लायबिलिटी। अगर 9 महीने होता तो वैसे ही करंट लायबिलिटी है, 12 महीने के अंदर आ गई तो पहली कंडीशन ही फुलफिल हो गई, दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं। दोनों में से कोई भी फुलफिल हो जाए तो वो ऑपरेटिंग। लेकिन इसकी जगह अगर 15 मंथ्स होता तो फिर वो करंट नहीं बनती। ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ना ये वाली। समझ में आया आप लोगों को? तो ये करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में डिफरेंस होता है। इसका एक क्वेश्चन
एक लायबिलिटी का और एक असेट का एक्सरसाइज में गिवन है, आप उसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के बीच में फर्क आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेड्स हैं। क्या क्या है? सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब हुआ जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो किया है। इसका एग्जाम्पल होता है, जो मेजर एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल चलते हैं वो है एक तो डिबेंचर्स और एक पब्लिक डिपॉजिट। डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। ये बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं। आपने ना बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा होगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इनके बारे में डिटेल में था, मैं उसमें डिटेल में जाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट दोनों ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। बैंक से लोन तो डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए लिया है। अगर ऑफिस बनाने के लिए लिया है, खरीदने के लिए, तो वो तो लॉन्ग टर्म ही होगा। लेकिन अगर शॉर्ट लोन लिया है, जिसको वर्किंग कैपिटल लोन भी बोलते हैं, तो वो फिर वो करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो बैंक लोन तो डिपेंड करता है, बट ये दोनों क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर्ड याद रखना, ये सीक्वेंस में पूछेंगे आपसे, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या है? देखिए, ऐसे क्रेडिटर्स को मैं ट्रेड पेबल बोल दूं, क्योंकि उनको प्रॉपरली तो यहां पर ट्रेड पेबल वर्ड ही बोला जाता है। तो ट्रेड पेबल्स जो करंट लायबिलिटी में नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारी एक ऐसी लायबिलिटी है जो हम 15 मंथ्स में पे करेंगे या 16 मंथ्स में पे करेंगे, और ऑपरेटिंग साइकिल थी सिर्फ 14 मंथ्स की। तो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा में पे कर रहे हैं ना, तो वो करंट में तो आएंगे नहीं। कहाँ जाएंगे? नॉन करंट में। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। क्योंकि वो बोरिंग थोड़ी ना, आपने क्रेडिटर से पैसा थोड़ी ना मांगा है, लेकिन उसका पैसा रोका है, वो क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ना जनरली जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, जो आपने ग्रेचुटी सुना है, ग्रेचुटी या ये सब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं। जब हमारे एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं कुछ, उसके लिए हम धीरे धीरे करके प्रोविजन बना रहे हैं। हमें उसकी एज पता है कि उसकी एज अभी 35 है, 25 साल बाद जब वो रिटायर होएगा तो उसको पैसे देने हैं, और एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। गवर्नमेंट कंपनीज में तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट जाता है ग्रेचुटी वगैरह का, तो वो पैसा देने के लिए प्रोविजनिंग कर रहे हैं। ये तो लॉन्ग टर्म ही होगी, शॉर्ट टर्म कैसे हो सकती है? 25-30 साल की बात है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन जनरली जो एम्प्लॉय से रिलेटेड रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो आते हैं। आ गया नॉन करंट लायबिलिटी समझ में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब हम करंट लायबिलिटीज पर। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। वो बोरोइंग जो आपने शॉर्ट पर्पस के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ही बोरो की है। एग्जाम्पल, बैंक लोन लेना, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बैंक लोन है। ट्रेड पेबल्स लिख लीजिएगा। ट्रेड पेबल में 2 चीजें, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। क्या क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों मिलाकर ही बनते हैं ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो है तो करंट ही, लेकिन वो बोरोइंग्स नहीं है, हमने पैसा नहीं मांगा वो उनसे, लेकिन क्रेडिटर भी नहीं है क्योंकि वो फिर ट्रेड पेबल में जाएगा। तो फिर यहां क्या आएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो इनकम जल्दी मिल जाती है वो भी लायबिलिटी होती है, क्योंकि अभी सर्विस देना बाकी है, और अगर सर्विस नहीं दे पाए तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो है तो लायबिलिटी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ जाएगा? यहाँ, अदर करंट लायबिलिटीज में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी कहाँ जाएगा? इसी अदर करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जनरली आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए एक प्रोविजन बनता है। आपको पता है आजकल अभी टैक्स भरने का टाइम चल रहा है, मतलब रिटर्न भरने का टाइम चल रहा है। आपने सुना भी हो, रिटर्न की डेट 31 दिसंबर तक है।
ये कौन से साल की रिटर्न जा रही है, कौन से साल के टैक्स की कंप्यूटेशन या पेमेंट हो रही है, पिछले साल। कौन सा साल, 2020-21। तो 2020-21 का टैक्स हम कब पे करेंगे, 2021-22 में। क्यों, ऐसे ही होता है, अगले साल पेमेंट करनी पड़ती है। आप ये सोचो उसी साल प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। 31 मार्च 2021 तक तो आप अपनी शॉप ही खोल के बैठे होंगे, उसी दिन रात को जाकर पूरी बैलेंस शीट तैयार करना, सारा कंप्यूटेशन कर लेना, पूरे साल का एक साथ हिसाब लगा लेना उसी दिन रात को बैठ के, क्योंकि उस दिन भी तो बेचा होगा कुछ। उस दिन कैसे हो सकता है सब कुछ पूरा, उसमें टाइम चाहिए बुक्स बनाने में, मतलब फाइनलाइज करने में। इस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जाता है, तो नेक्स्ट ईयर में जाकर उसका टैक्स पे करते हैं। तो पहले सिर्फ एक एस्टिमेटेड क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्चुअल पेमेंट तो बाद में ही करेंगे। तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट बनता है जिसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये क्या है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, एक साल से ज्यादा थोड़ी ना बचेगा। अब जैसे दिसंबर में हम पे कर रहे हैं 31 मार्च, तो 9 महीने ही तो हुए, ठीक है। तो ये क्या होगा, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आगे आप लोगों को लायबिलिटी साइड समझ में, चलते हैं हम असेट साइड। देखिए असेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट और करंट का फर्क वही है, ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल में वहां पढ़ा था, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी, वही फर्क यहां पर भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले उसमें आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में पहला है टेंजिबल। टेंजिबल के एग्जांपल तो आपको रटे हुए होंगे, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब। इंटेंजिबल ये भी याद होंगे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल, जो हमें दिखते नहीं है, हम रियलाइज कर सकते हैं इसको। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो टेंजिबल एसेट्स जो आधी अधूरी बनी हुई है। एग्जांपल, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर बिल्डिंग अभी बन रही है कहां जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हमने एग्जांपल देते, हमने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट को, पैसे भी दे दिए जो फीस जानी थी, सर्टिफिकेट आना बाकी है, सर्टिफिकेट आना बाकी है, वो क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। आई बात समझ में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए की है, समझने वाली बात है। डेफर्ड टैक्स एसेट कोर्स में नहीं है, बस सीक्वेंस के लिए याद रखना है, इसके बारे में इसके एग्जांपल्स वगैरह डिटेल इसकी नहीं पूछी जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो एडवांस जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिया है। एग्जांपल जैसे कोई असेट खरीदनी है बड़ी, हमें कोई मशीन खरीदनी है 3 साल बाद, तो या फिर हमने ऑर्डर दिया है किसी बड़ी मशीन को बनाने का, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगी, तो उसमें 2-3 साल लगेंगे उनको बनाने में, कस्टमाइज हमारे लिए बनेगी, ठीक है। तो उसका एडवांस दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या आ सकता है, जैसे मैंने वहां बताया था वैसे यहां पर है, जो डेटर्स होंगे ना करंट में नहीं जा पाएंगे, जो डेटर्स, जो भी करंट एसेट में एक हेड आएगा ट्रेड रिसीवेबल, अगर उसमें नहीं जा पाएंगे तो फिर मतलब वो ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद पे हो रहे हैं, 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों के बाद रियलाइज हो रहे हैं, पे नहीं हो रहे, रियलाइज हो रहे हैं, सॉरी, इसमें तो पैसा हमें मिलेगा ना, रियलाइज हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट। तो यहाँ हम कह सकते हैं बड़े वाले डेटर्स आएंगे, जो लंबे समय के डेटर्स हैं ना वो आएंगे। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आप ऐसे याद करो निमोनिक कोड, किट कसो, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, पहले तो एमसीक्यू नहीं होते थे बोर्ड, प्री बोर्ड मतलब बोर्ड में, तब तो ये करंट एसेट्स के बारे में पूछा जा चुका है कि पूरी सीक्वेंस लिख कर दिखाओ, अब भी आ सकता है। अब फिर वो मैच द फॉलोइंग कह लो, या फिर आपको एक फॉर्मेट बनाकर आपको ये सारे लिख के दे दिए, फिर नीचे 4 एमसी क्वेश्चंस क्या है कि 1 3 2 4 1 2 3 4 3 2 4 1 ऐसे कर करके सीक्वेंस बोल दी। तो किट कसो, क्योंकि ये सबसे लंबा है, बाकी में तो 3 3 4 4 है। किट कसो सी में क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, किट कसो, ठीक है। ये याद रखना, CITCS। करंट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए जो करिए, इन्वेंट्रीज कौन कौन सी होती है? अभी मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया था, रॉ मटेरियल। देखो अगर कोई बनाकर बेचता है सामान, उसके लिए तो 3 तरीके की होगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, ये तीनों इन्वेंट्री। लेकिन जो खरीद कर बेचता है उसके लिए एक ही है, जो बोलेगा वो स्टॉक इन ट्रेड, जिसको वो स्टॉक इन ट्रेड बोलता है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या आएगा? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो कैश और बैंक का बैलेंस। एस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए किसी को एडवांस दिया, लोन दिया। अदर करंट एसेट, एग्जांपल अक्रूड इनकम। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड टैक्स, एडवांस टैक्स जैसे पे कर देना, ये सब क्या है? ये अदर करंट एसेट्स है। ठीक है, जो और कहीं नहीं जाकर फिर वो अदर करंट एसेट्स में चले। आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इस बहाने हमने एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रिकॉल कर लिया और इसके एग्जांपल्स भी मैं लेता गया, तो आपको समझ में भी आया होगा कि किस किस में क्या क्या चीजें जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं P&L के फॉर्मेट की। P&L का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? P&L का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए बैलेंस शीट में फिर भी बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं। सॉरी, लेकिन P&L में इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनेंगे, तो जल्दी जल्दी डिस्कस हो जाएगा कि P&L कैसे बनता है। आइए, सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बाद आता है अदर इनकम। इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, RFO और अदर इनकम। वो इनकम जो हम अपनी मेन एक्टिविटी, जो हमारा कोर एरिया है बिजनेस का, उससे कमा रहे हैं, वो कहलाएगा RFO। जो बाकी इनकम है हमारी, जितने भी बाकी एक्स्ट्रा इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, पुराना कोई एसेट पड़ा था उसको बेच के प्रॉफिट कमा लिया, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी चीजें इसमें जाएगी अदर इनकम। लेकिन जो मेन बिजनेस से हम कमा रहे हैं वो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक चीज की कंफ्यूजन रहती है सबको, सेल ऑफ स्क्रैप की। सेल ऑफ स्क्रैप इज RFO, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। क्यों है? ये वो स्क्रैप नहीं है कि कबाड़ा बच गया, न्यूज़पेपर खरीदे और वो न्यूज़पेपर मतलब पढ़ने के लिए खरीदे थे और फिर उसका महीने के बाद एक कबाड़ा बच गया, उसको स्क्रैप कहें। ये वो स्क्रैप की बात नहीं कर रहा। स्क्रैप मतलब जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी से स्क्रैप निकल के आता है, वो स्क्रैप RFO ही है, क्योंकि वो आपके मेन बिजनेस का पार्ट बन गया। एग्जाम्पल, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, तो इसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम होता है मोलासिस। क्या नाम होता है? मोलासिस। ये स्क्रैप होता है, ये बिकता है, इससे वाइन वगैरह बनती है, तो ये बिकता है। ये स्क्रैप, ये जब भी शुगर केन से शुगर बनेगी तो निकलेगा ही निकलेगा, पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया, इसलिए ये क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आया आप लोगों को ये चीज? ठीक है, एक्सपेंसेस के ऊपर चलते हैं। एक्सपेंसेस में पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि क्लास लंबी ना हो। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, आगे इसके बाद है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। चेंज इन इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये गलती मत कर देना कि कहीं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो। यहां पर फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जिसके ऊपर MCQ बन सकता है, यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री किस किस की है, ध्यान से पढ़ो। फिनिश्ड गुड, WIP,
स्टॉक इन ट्रेड। एक चीज गायब है बस। कौन सी चीज गायब है? रॉ मटेरियल। बाकी सबका बोल दिया, एक रॉ मटेरियल गायब है। क्यों गायब है? रॉ मटेरियल ऑलरेडी कंसीडर हो गया था ऊपर वाले पॉइंट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसलिए वो अब फिर से चेंज इन इन्वेंट्री में नहीं आएगा। ये याद रखना। आपको हो सकता है चारों दे दे, कहीं की कंप्यूट करके बताओ चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है, तो आप चारों के स्टॉक मत लेना, ये वाला इग्नोर कर देना, रॉ मटेरियल वाला, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल वर्ड नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होते हैं? जो एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे, सैलरी, वेजेस, बोनस वगैरह जो उनको पे करा। ठीक है। फिर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है, देखो जो हमने फाइनेंस अरेंज करा ना बिजनेस को चलाने के लिए, जो हमने पैसे ले रखे लोगों से, लोन लिया, तो लोन लेने पर जो आपको कॉस्ट लग रही है, सबसे पहली लोन लेने पे पता है कौन सी कॉस्ट लगती है? प्रोसेसिंग फीस। बैंक एक प्रोसेसिंग फीस काटता है हमारी, तो प्रोसेसिंग फीस, फिर जब तक लोन चलेगा तब तक उसका इंटरेस्ट पे करना। ठीक है। ये सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे हैं वो कहलाएगा फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है। लास्ट में अदर एक्सपेंसेस, जो कहीं नहीं गया वो इधर आएगा। एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड्स और ऑडिट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हमारी कहाँ चली जाएगी? अदर एक्सपेंसेस। लास्ट में फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में एक तो बैलेंस शीट और एक P&L का फॉर्मेट रिवाइज करवा दिया और उसके अंदर क्या क्या आता है वो बता दिया। ठीक है। आप लोगों को थोड़ी बहुत भी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज क्लास को, मतलब इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बाकी रिविजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।